जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको तो क्रिकेट की क्या 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 कहते हैं उसको, मैं पुरसा पुरसा कहते हैं हम लोग, जब लोग कोई मर जाते हैं तो जाके उनके घर पे जो अफ़सोस कंडोलेंसेस देते अफ़सोस हैं। अफ़सोस अफसोस अफसोस, मेरी तरफ से अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। और हाँ, वैसे जो लोग मारे गए हैं आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं आप, पीओके में, उनकी फैमिलीज़ को भी मेरे तरफ से कंडोलेंसेस। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें जो इम्पोर्टेंट आज 2 बड़े 3 टॉपिक हैं, उसमें पहला तो ये है कि ईरान ने अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमले कर दिए हैं, पहला सवाल। दूसरा, नेतन्याहू आके ट्रम्प से मिले हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि ये भी एक नई इक्वेशन बन रही है और ईरान का वो जो हमले करना है, इसको आप किस अंदाज़ से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि इंडिया जो है वो अपनी जेन ज़ी की भी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, अपने साथ उनको मिला लिया है। इंडिया की एमईए ने उनको अपने साथ मिला लिया, वो बाद में बताऊँगा। लेकिन ज़रा पहले ये बताइएगा काइंडली कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस ये जो ईरान ने हमले किए हैं इज़राइल के ऊपर, ओह सॉरी, यूएस बेसिस पे जॉर्डन में। बेसिस के ऊपर, जी। और नेतन्याहू साहब जो हैं वो इधर आए हुए हैं जनाब अमेरिका के अंदर। तो देखिए, अमेरिका ने 13 रातें मुसलसिल हमले किए ईरान पे, और काफ़ी एक्सटेंसिव। एक रात तो 7 घंटे तक हमले करते रहे, और कह रहे हैं कि कुछ हज़ार 2,000 अटैक्स किए हैं पिछले 13 दिन में। हुँ, हुँ, और ना सिर्फ कि वो अटैक्स किए हैं, वो अटैक्स को वो एस्केलेट करते रहे हुँ, हुँ, कि अब B-1 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था इस जंग में। हुँ, सो हुँ, दे आर फ्लाइंग आउट ऑफ यूके, बाय द वे। जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है, उसने इजाज़त दे दी इनको टू यूज़ देयर बेसिस। तो ईरान ने एक्चुअली यूके को भी धमकी दी कि अगर आप अपने बेसिस, तो ईरान इज़ नाउ लाइक बहरेन, मतलब वो अपनी बेसिस अलाउ कर रहा है। तो ईरान हैज़ थ्रेटन यूके, सॉरी, यूके इज़ लाइक बहरेन नाउ, वो अपने बेसिस। तो यूएस ने एस्केलेट ज़रूर किया, और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए। लेकिन ईरान क्या कर रहा था? ईरान वॉज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, मतलब उसने फौरन जवाब दिया। मतलब एक तो वो 2 जहाज़ डुबा दिए, यूएई के जहाज़ डुबा दिए। फिर ईरान ने जो है सो बहरेन, और बेचारे बहरेन, कुवैत और क़तर की तो वो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, बेचारे तबाह हो रहे हैं वो 3 मुल्क। फिर उसने ओमान पे भी हमला किया, और जॉर्डन पे भी हमला किया, और फिर ईरान ने एस्केलेट करके हूतीस को उनका बटन दबा के उनको ऑन कर दिया। फिर हूतीस हैव एस्केलेटेड, पार्टली बिकॉज के सऊदी अरेबिया ने थोड़ी गंद की है वहाँ पर। तो हूतीस के जो जनाजे से हमने बात की थी, जो वापस आ रहे थे हूतीस आयतुल्लाह खमेनी के जनाजे से, उनकी फ्यूनरल अटेंड करके, तो उनको लैंड करने नहीं दिया था सना में। उन्होंने खुद एयरपोर्ट को तबाह कर लिया, अपने ही एयरपोर्ट पे गड़े कर दिया उन्होंने, रनवे में। तो जो बॉम्बिंग की है, ये जो जो दूसरा फैक्शन है यमन में, जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट कहते हैं उसको, सऊदी सपोर्टेड, तो उन्होंने सना के एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया, और फिर वो लैंड नहीं कर सके। तो उसके रिटेलिएशन में हूतीस ने ऑलरेडी 2-3 एयरपोर्ट्स पे हमला कर दिया था सऊदी अरेबिया। लेकिन फिर ईरान ने हूतीस के थ्रू, मैं सुना कि एक्चुअली उन्होंने अपने थोड़े आईआरजीसी के कमांडर्स भी भेज दिए यमन। सो आईआरजीसी के सम कमांडर्स आर नाउ इन ईरान एंड, सॉरी, इन यमन, और वो नए मिसाइल्स भी लेकर आए, एमिनेशन। और फिर वहाँ से उन्होंने 2 जो ऑयल टैंकर्स है सऊदी अरेबिया के, उसको मारा, और उसके बाद से तेल की कीमत 100 तक चले गई थी। मेरे ख्याल से कल सुबह फिर बढ़ जाएगी वो, जैसा अभी शुरू हो जाएगा तेल की कीमत बढ़ना। इट्स अराउंड 88 ऑलरेडी, लेकिन 102 हो गई थी। फिर वो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक्स बंद किए, तो तेल की कीमत गिर के 88 हो गई थी। फिर दोबारा वो मुझे लगता है 100 को चले जाएगी, क्योंकि अब ईरान दोनों चीज़ें बंद कर रहा है। आप कह सकते हैं कि बाबल मंडप भी, और
और हॉर्मुज़ भी, इन दोनों को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट वाज़ इंटरेस्टिंग वाज़ कि ये नेतन्याहू यहाँ आने के वजह से ईरान ने एक सरप्राइज़ सा अटैक किया एंड ट्राइंग टू सिग्नल कि हम आपको खाली टिट फॉर टैट नहीं कर रहे हैं, हम खुद भी अपनी तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो ट्रंप ने वॉलंटरीली बंद किया ना ये अटैक्स, खुद से वाट किया। कह रहे हैं कि जेडी वैंस ने कहा और जनरल्स ने आके कहा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन, ख़त्म हो रहा है हमारा, तो उसके वजह से वी आर गोइंग टू डू दिस। लेकिन उसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि ईरान वाज ट्राइंग टू सेंड ए काइंड ऑफ ए सिग्नल टू टू डोनाल्ड ट्रंप कि भाई हम जो है सो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले ऑन योर टाइम टेबल, और हम ये जो अजम्पशन है कि हमने ईरान की कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई। आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ओमान ने गल्फ़ मुल्कों की तरफ से एक प्रपोज़ल लेके गए ईरान को कि वॉलंटरीली वो अब वो टोल पे करने के लिए तैयार हो गए आफ्टर द वॉर। और दैट इज़ ए बिग डील। अगर वो सिग्नेचर कर लेते हैं ना वो अग्रीमेंट, तो इट विल बी एन अग्रीमेंट विदाउट द यूएस एंड इजराइल बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो वो है। हाँ, जहाँ तक कि नेतन्याहू का है, तो नेतन्याहू की ये पहली विजिट है आफ्टर द वॉर स्टार्टेड। फरवरी की 11 तारीख को आए थे, उन्होंने कन्विंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान पे अटैक करें, और 29 को उन्होंने बेसिकली कह दिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आयतुल्लाह खमेनी इज़ मीटिंग विथ हिज लीडरशिप एंड वी डोंट वांट टू मिस दिस, तो हम तो जा रहे हैं, आपको आना है या ना हो। सो जो जेडी वैंस ने मार्को रूबियो ने कह दिया ना, तो इजराइल वाज गोइंग टू अटैक एनीवे, और उसके बदले में ईरान वाज गोइंग टू अटैक अमेरिका के बेसिस। तो हमारे पास चॉइस ही नहीं रहा कि वी हैड टू जॉइन द फाइट बिकॉज वी वांटेड टू हिट फर्स्ट। आई थिंक अमेरिका शुड हैव वेटेड फॉर ईरान टू रिस्पॉन्ड। ईरान शायद ना अटैक करते अमेरिका के बेसिस, एंड देन दे कुड हैव जॉइन अगर वो था तो। सो दे आर लिसनिंग टू इसराइल की इंटेलिजेंस को सुन के ही इस तरह के गलत डिसीजंस ले रहे हैं अमेरिकन। लेकिन मुझे लगता है कि वो तीन चीज़ें करने आए थे। एक तो पिकैक्स माउंटेन के बहाने से ही वांट्स टू एस्केलेट कि पिकैक्स के अंदर ईरान इज़ बिल्डिंग द बॉम्ब अगेन, इस तरह की बातें। दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं ईरान, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक हिब्रू में बयान दिया जिसका ट्रांसलेशन आपको एक्स पे मिल जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि हम 40 साल पीछे कर देना चाहते हैं ईरान को, और उनके पास खुद कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ईरान ने आज सिग्नल दिया कि हमने यूएस के पूरे रेडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया है, अब हम अगर इसराइल को मारेंगे तो लग जाएंगी चीज़ें। दे गिवन ए वार्निंग, इवैक्यूएट करो कहकर उन्होंने वार्निंग दी है इसराइलीज को। बट आई थिंक व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि ये अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए भी आया है नेतन्याहू, कि वो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया अब आ गया है जद में कि वो हुती से डर के अब्राहम एकॉर्ड साइन करवा लें। देखिए, सऊदी अरेबिया इज़ नॉट गोइंग टू साइन। मोहम्मद बिन सलमान भी साइन कर लें, बस इट डजंट मीन कि सऊदी अरेबिया, ये नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान जाके बड़े डेमोक्रेट है, पब्लिक ओपिनियन पोलिंग करवाएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, शुड वी ज्वाइन अब्राहम एकॉर्ड या नहीं। ज़्यादा ज़्यादा बाप से पूछेंगे, एक दो भाइयों से पूछेंगे, दैट्स इट, एंड देन ही इज़ गोइंग टू साइन इट। अगर मुझे लगता है इफ़ ही डज दैट ना, अलकायदा जैसी चीज़ फिर दोबारा पैदा हो जाएगी सऊदी अरब में। इफ मोहम्मद बिन सलमान, ये यूएई के इमराती जैसे, इतना इमरातीज आर लाइक, उनकी कोई शिनाख्त ही नहीं है सिवाय पैसे के। ना उनके पास मज़हब, ना उनके पास कल्चर, ना उनके पास नेशनलिटी। वो किसी के मतलब बस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। वो उनके दोस्त कौन है दुनिया में, देख लो, ज़ायनिस्ट। सऊदीज़ वैसे नहीं है। सऊदी पॉपुलेशन इज़ नॉट लाइक द इमरातीज़। अगर मोहम्मद बिन सलमान साइन करेंगे विदाउट द पैलेस्टीनियन स्टेट, तो आई कैन टेल यू दिस मच कि एक तबका विल रिबेल एंड यू डोंट नो व्हाट दे विल डू। एक बार मुझे अच्छी तरह से 90s की बात याद है,
तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पे काम करते थे सऊदी अरब में। तो मेरे फादर का ऑपरेशन था तो मैं गया था वहाँ पे सऊदी अरेबिया। मैं पीएचडी कर रहा था जब। तो मैं पीएचडी करके अपने हॉस्पिटल से फादर घर आने के बाद मेरे पास और 2 दिन कुछ थे, तो मैं अपने दोस्तों से मिल के उम्रा भी करने वाला था। तो जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो उनमें से एक डॉक्टर था, उसने मुझे अलग ले आके कहा कि आज बड़ी अजीब चीज़ हुई, 50 बंदे आए हमारे हॉस्पिटल में जिनको गोलियां लगी हुई थी। इसे मैं टीवी पे देख रहा हूँ, टीवी पे तो कुछ नहीं है, क्या हो रहा है? तो मुझे तो सऊदी अरब में नहीं पता चला। मैं जब यूएस में आया तो भाई जॉर्ज टाउन तो लाइक एक्सटेंशन है हम स्टेट डिपार्टमेंट के और वाइट हाउस के। तो मेरे जो प्रोफेसर थे वहाँ पे वो बिल क्लिंटन के स्पीचेस लिखते थे। मैंने उनसे पूछा, ही सेड आई विल फाइंड आउट। फिर दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि जो उस ज़माने में जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला थे उनकी नेशनल गार्ड पे कंट्रोल थी और फौज पे नहीं थी। तो फौज और नेशनल गार्ड के बीच में बाकायदा शूटिंग मैच हो गया था। इसमें 40-50 लोग जख्मी भी हो गए थे, मर भी गए थे। तो उनको दवाखानों में ले गए थे और डॉक्टर्स तो अपने देसी ही होते हैं। तो वो बात इट डिड नॉट लीक आउट, बट सम पीपल नो, जैसा यहाँ पे जानते हैं लोग ऑब्वियसली बिकॉज द यूएस प्लेड सम रोल। सो देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के सऊदी अरेबिया में है आइडेंटिटी। दे विल नॉट एक्सेप्ट द एब्राहमिक अकॉर्ड्स। नया जनरेशन मे बी दे आर लाइक द इमरातीज, बट जो ओल्डर लोग हैं दे आर नॉट रेडी येट। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं जो नेतन्याहू की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट जी, ट्रंप से? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आप ये ज़रा अलग थी। देखिए, आपने पब्लिक में नहीं हुआ ये। देयर वाज नो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टरवर्ड्स। हाँ, नेतन्याहू ने एक तकरीर दी कि बहुत ज़बरदस्त मीटिंग, ऐसी मीटिंग कभी नहीं गई हमारी। दैट्स हम्म, व्हाट ही सेड। तो आई डोंट नो, वो थोड़े लोगों ने कमेंट किया कि भाई दिस इज़ बैड न्यूज़, यानी ट्रंप ने इसकी सारी बातें मान ली, वरना क्यों कहता नेतन्याहू की इतनी अच्छी मीटिंग गई नहीं कभी हमारी। बट उसकी वो ये तस्वीर लगाएं आप, जो मैंने आपको दिया, वो तस्वीर में देखें। वो तस्वीर की वजह से लोग काफ़ी चिढ़े हुए हैं कि ट्रंप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है उसकी। ही सिटिंग देयर एज इफ ही इज़ द बॉस। हम्म, और ट्रंप ऐसा बैठे हुए हैं जैसे कि उसको, आज सर मैंने होमवर्क नहीं किया, प्लीज़ आज माफ़ कर दें, मुझे एक्सटेंशन दे, कल मैं करके लाऊंगा होमवर्क। वो अपने टीचर से इस तरह लग रहा है ना बॉडी लैंग्वेज से। ही इज़ लुकिंग एज इफ ही इज़ द बॉस। सब के सब उसी को देख रहे हैं, आप देखें। एंड एवरीबडी सिटिंग देयर। आई वाज सरप्राइज टू सी कि एटलीस्ट फोटो में जारेड कुशनर नज़र नहीं आ रहे। स्टीव विटकॉफ है, बट कुशनर शायद विटकॉफ के पीछे खड़े होंगे कुशनर। हम्म, बट आई थिंक कि जिस मीटिंग में डिसएग्रीमेंट ज़रूर हुए होंगे, इसलिए देर इज़ नो कॉमन प्रेस रिलीज। हम्म, और प्रेस मीटिंग भी नहीं हुई क्योंकि अगर प्रेस मीटिंग होती तो आ जाता। ट्रंप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने को। हम्म, द मीटिंग ही वुड हैव सेड समथिंग। तो नेतन्याहू माइट हैव डिसाइडेड कि पब्लिक को क्यों बताए डिसएग्रीमेंट्स क्या हो रहा हम्म, है। यहाँ पे एक सर्वे हुआ, उस सर्वे से साफ जाहिर हो रहा है कि जितने तो 23% लोगों ने कहा वी डोंट नो, लेकिन 49% लोगों ने कहा कि नेतन्याहू को अरेस्ट करना चाहिए। और सिर्फ कुछ 27% ने कहा नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी स्टनिंग कि 22% का मार्जिन है इन फेवर ऑफ ही शुड बी अरेस्टेड। यानी जो ममदानी की पोजीशन है दैट इज लीडिंग बाय 22 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर ट्रम्प्स पोजीशन ऑन नेतन्याहू। अभी जो डिबेट हुआ ना बिटवीन ट्रम्प एंड इनडायरेक्टली ममदानी के बीच में, दैट मीन्स ममदानी इज विनिंग पब्लिक ओपिनियन पोल इन द यूएस। इन्होंने $1 बिलियन खर्च किए हैं, पता है, ऑन पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने अमेरिका में पिछले 1.5 साल में, इसराइल ने। और उसका ये नतीजा है कि 49% अमेरिकन थिंक। मेरे ख्याल से उनकी अचीवमेंट वही है, 23% जो कुछ कहना नहीं चाहते। हो सकता है वो नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी गैरत है कि वो तो वो डॉक्टर शर्मा नहीं कहते हुए। साहब एपैक को सपोर्ट नहीं करते इतना वो। उन्होंने दे फाउंड न्यू मीन्स, ये जो आप वो किन्सी इंस्टीट्यूट का जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव किया है कि वो डिफरेंट लोगों को उन्होंने पैसे पूसे दिए हैं।
व्हाट डू हाँ, यू थिंक? द मनी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पैक्स नाउ, डिफरेंट पैक्स। ए पैक मतलब ए पैक ऐसा, मतलब इट हैज बिकम लाइक अनटचेबल ना। तो एपैक को पैसे इजरायली मिलियनर्स बिलियनर्स जो हैं प्रो, वो पैसे भी नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि इनको पैसे दें तो फिर ये वेस्ट हो जाएंगे, लेट्स गिव इट टू सम अदर, जिसके वजह से हम हमारे कैंडिडेट्स, क्योंकि अब तो इट्स बिकम लाइक ए लिटमस टेस्ट, आर यू टेकिंग एपैक मनी, आर यू नॉट। लेकिन जो एपैक ट्रैकर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरह का, अगर आप जाके एपैक ट्रैकर पे जाके देखें तो वो आपको टोटल फिगर दे देता है बंदे का कितने पैसे लिए हैं, बट देन ही क्लैरिफाइज इन फाइन प्रिंट के दिस इज फ्रॉम एपैक एंड प्रो इजरायली लॉबीज कहकर। तो जो क्विंसी का जो रिसर्च है इट इज फीडिंग इनटू दीस थिंग्स। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो वो दैट मेक्स द केस कि ये सिचुएशन जो है वो जी वो और तरीके से उन्होंने आके तो चीज़ें करने की। डॉक्टर साहब आज वो पता चला है कि अमेरिकन्स ने भी और सऊदीज़ ने मिल के हमले किए हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले वो सऊदीज़ कह रहे हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड एंड सऊदी आर्म फोर्सेस ने ईरान बैक्ड मलेशिया जो इराक के अंदर है उनको किया। इसको कैसे देखेंगे? ये वो क्या तो ये तो शुरू से कर रहे हैं, यूएई ने भी किया, कतरीज ने भी किया, कतरीज ने तो ब्रैक भी किया था ना, पहला उनका सक्सेस हो गई थी उनकी एक, अगर आपको याद है उन्होंने कुछ मिसाइलें ब्लॉक की थी कतरी एयरफोर्स ने, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, शायद तारीख में इससे पहले उन्होंने मिलिटरीली कुछ अचीव ही नहीं किया होगा कतर ने। सो दीज कंट्रीज ऑल ऑफ देम शुरू से ये इन्वॉल्व हैं, झूठ बोल रहे थे, इट इज नथिंग न्यू। सो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में वो, और ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से है कि आप खुल के आ जाओ, खुल के आ जाओ। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने कई बार कह दिया ना कि यूएई ने बॉम्बिंग की, आज यूएई ने बॉम्ब किया, और फिर उसने सऊदी अरेबिया के बारे में भी किया है, कुवैत की भी फौजें वॉट एवर दे हैव बीन इन्वॉल्व। सिर्फ ओमान इज़ द ओनली कंट्री आई थिंक जिसने अटैक नहीं किया, लेकिन ओमान में भी एक बेस है जिसको शुरू में ईरान ने अटैक किया, फिर अभी रिसेंटली भी अटैक किया। देखिए ओमान में जो अमेरिकन बेसिस है, जब उस पर ईरान अटैक करता है तो ओमान डज नॉट टेक दैट एज अ हॉस्टाइल एक्ट, राइट। लेकिन जब कतर वगैरह पे अटैक होता है तो दे टेक इट एज अ हॉस्टाइल अटैक। क्यों? बिकॉज वो उनकी मर्जी, उनके रिक्वेस्ट, मतलब द वे दे हैव, अमेरिका जो कहता है कि हम उनके रिक्वेस्ट पे हमने बेसिस बनाए हुए, हमने ज़बरदस्ती, हालांकि वो ज़बरदस्ती बनाए, ना सिर्फ ज़बरदस्ती है बल्कि ये सब्सिडाइज कर रहे हैं उनको, ये सारे गल्फ कंट्रीज। तो अमेरिका के लिए तो चांदी है ना भाई कि वो बेसिस भी बनाए और उसका खर्चा भी लोकल्स उठाए। तो ईरान के वजह से इजराइल और अमेरिका को बहुत एडवांटेजेस मिले हैं। इजराइल को तो पैसे भी मिले हैं, और अमेरिका को ये सारे जितने भी बेसेस हैं इराक से, इराक तो खैर वो जंग की वजह से बेसेस बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दीज बेसेस हैव कम बिकॉज के ये गल्फ की कंट्रीज ईरान से डर के इनकी तरफ भागे। डॉक्टर साहब ये कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। ये हाँ। पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? अरे भाई आप कश्मीर को ठीक कर लें, वहाँ अपने सिटीजन्स को मार रहे हो, वो घर की आप बात कर रहे हैं। आई फाइंड दैट वेरी बिजार के दिस कंट्री इज नॉट एबल टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ये दूसरों की सिक्योरिटी क्या मैनेज करें। वो आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो आइस बंदे मार रही है, पाकिस्तान में देखेंगे तो लड़ाइयाँ चल रही हैं, बरतानिया में नॉट द देखेंगे। सेम थिंग यार। नहीं, बात इसमें क्या नहीं है। आपको ऐसा खतरनाक अप्रोच दिख रहा है? आप खुद अमेरिका में बैठे हुए, आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे? मुझे बात बताएं, जितने जी लोग यहाँ पे शूटिंग से मारे जाते हैं, मतलब जी। किस तरह के, हर मुल्क के अपने क्राइसिस हैं। सो हमारा, हम डेवलपिंग स्टेट है, हमारे अपने क्राइसिस हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना देखें, ये कुवैत की क्या करेंगे? आप जाके ईरान से लड़ेंगे क्या? क्या? ईरान से जाके लड़ेंगे आप? नहीं, तो वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ईरान ने अगर हम पे हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। आपकी नहीं, कुवैत पे कह रहा हूँ मैं। नहीं, हमने उनसे एग्रीमेंट नहीं ना किया कि अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन अदर, उस तरह का एग्रीमेंट तो नहीं है ना। सऊदी से तो है ना।
वो सऊदी से तो है, वो तो हमारी लीडरशिप की जजमेंट कॉल है ना। हाँ, तो अभी सऊदी पे तो अटैक हो रहे हैं। तो सऊदीज के ऊपर अब नॉन स्टेट एक्टर हमला कर रहे हैं ना, तो अब नॉन स्टेट एक्टर का मतलब तो ये नहीं है कि दो मुल्क मिलके नॉन स्टेट एक्टर पे हमला कर रहे हैं। जिस तरह का जवाब आएगा उसी तरह का हमला आएगा, उसी तरह का जवाब देना है ना, कि ये तो नहीं कि अब हम सारी एयरफोर्स और नेवी लेके जाके होतियों पे चढ़ जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनली जवाब देना होता है। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया प्रोपोर्शनेटली वैसे। वो हमने सऊदीज ने हमें कहना है डॉक्टर साहब, वो हमने तो नहीं उठ के जाके कहना कि पाए लड़ाई आपकी है, वेचस ही बढ़ जाइए, तो आप बैठे I रहे, हम think करेंगे सारा I कुछ। think the Gulf countries are using Pakistan to signal to America कि we are not happy with you, कि हमको मजबूरन इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके पास पिछले 10 साल से मैं आपके पास से कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, दही खरीद रहा हूँ रोज़, और आप आज मुझे दही नहीं दे रहे हो, तो मैं किसी दूसरे के पास जाके खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर सिक्योरिटी, एंड सो दे आर लुकिंग टू पाकिस्तान. देखिए, जो आपका कतर के साथ जो अरेंजमेंट है, इट इज़ नॉट द सेम एज सऊदी अरेबिया. कतर में इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो क्वेश्चन ये नहीं है ट्रेनिंग पर, द क्वेश्चन इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको 3 साल बाद उन्होंने पार्लियामेंट जैसी भी सो कॉल्ड है रेटिफाई किया उन्होंने, एंड दे बिलीव कि पाकिस्तान की सपोर्ट हमें चाहिए। तो कल को कतर भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसको भी छोड़ें डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है पाकिस्तान सऊदी अरब एंड तुर्की का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, ये मतलब पाकिस्तान के मिडल ईस्ट में बहुत रेलिवेंस है, मतलब दैट्स अ क्वेश्चन कि मतलब एटलीस्ट इन द मतलब बढ़ तो गई है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, वो जो मीटिंग हुई थी जब पहली बार अब्बास अरागची आए थे आपके पास इस्लामाबाद, तो वो जो फोटो मशहूर हुई थी, याद है? चारों बैठे हुए थे, सऊदी एम्बेसडर, अब्बास अरागची और टर्की के एम्बेसडर अब्बास हकान. अरागची तो नहीं ना उसमें, वो तो कतरी, वो तुर्की के थे, और हकान फिदान थे, हाँ अब्बास हाँ, अरागची भी थे ना. हाँ हाँ. नहीं नहीं, वो चार में तो अब्बास अरागची कहाँ से आ गए डॉक्टर साहब, उसमें तो वो तो हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर था ना, इजिप्ट. देयर वर 4 पीपल देयर, राइट? इजिप्शियन था ना, इजिप्शियन थे, इजिप्शियन। So anyway, so there was this chatter के सुन्नी नेटो बनेगा वगैरह वगैरह. तो उस सॉरी, वो ईरान के खिलाफ सुन्नी नेटो के वो जो चर्चा चला था, फिर थोड़ा ठंडा पड़ गया बिकॉज टर्की थोड़ा पीछे हट गया, बिकॉज उनको F-35 चाहिए, और F-35 उनको मिलेगा नहीं अगर दे एक्चुअली. देखिए, अगर पेपर पे आप सुन्नी नेटो टाइप लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकते. वॉट एवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अगर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगा, तो द यूएस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी अपसेट. यूएस ने सिर्फ कह दिया है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का एक ही मकसद है ज़िंदगी में, पैसे हमको दे, खिदमत करें इसराइल की. इससे हट के आप कोई दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत ना करें. पैसे बनाना है बना लें, वी हैव नो प्रॉब्लम्स. ईरान को भी यही दिया कि इसराइल के सामने घुटने टेक दो, हम आपको अमीर मुल्क बना देंगे. अब्बास अरागची ने बहुत अच्छी जवाब दी. हम देख रहे हैं अफगानिस्तान सीरिया का क्या हाल हुआ है. ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिकम वेल्दी नॉर प्रॉस्परस. 20 साल इनके साथ ताल्लुकात है. सीरिया का भी कोई ग्रेट हाल नहीं हुआ है. बट आई थिंक कि इट इज़ अ साइन ऑफ डेस्परेशन कि दे आर लुकिंग. अब सवाल ये होता है कि व्हाट डू दे सीक फ्रॉम पाकिस्तान? आर दे आस्किंग फॉर ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला और नॉट? वो तो सऊदी को भी नहीं मिला कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला. अगर सऊदी अरेबिया, अगर ये बात आ जाती है सामने कि पाकिस्तान इज एक्सटेंडिंग इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू द गल्फ कंट्रीज, आई कैन गारंटी यू America will come after your nuclear weapons. It will not allow that because it will become a type of proliferation. वो कहेंगे कि यार ये प्रोलिफरेट कर रहे हो तुम. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो भी करें, इट शुड नॉट लुक कि इट इज़ थ्रेटनिंग इसराइल. पहले तो अगर आपका ये जो भी अरेंजमेंट है इट इज़ थ्रेटनिंग इसराइल, देन इट इज़ गोइंग टू बी इन ट्रबल. दूसरी चीज़ ये है कि इट शुड ऑल्सो नॉट लुक कि यू आर ट्राइंग टू make these countries autonomous from US. अगर अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान के वजह से ये मुल्क हमको निकाल देंगे, हमारे बेसिस निकाल के हमको भगा देंगे फ्रॉम द गल्फ, then they are going to get pissed off. So you have to, मतलब I don't know how
कि क्या डिस्कशंस चल रहे हैं आपके थिंक टैंक्स में? ज़्यादा मतलब मैं डॉन वॉन में देखा कहीं भी कुछ कोई आर्टिकल्स नहीं, नो डिस्कशन, नथिंग, कि व्हाट आर द इश्यूज, कहाँ तक जाने के लिए तैयार है पाकिस्तान? इज इट जस्ट गिव मी सम मनी, हम आपको हवाई जहाज चलाना सिखा देंगे, हम आपको बंदूकें चलाना सिखा देंगे? डिसिप्लिन कहाँ से आएगा भाई उनके पास? आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान बांग्लादेश को ट्रेन करे, दैट विल बी सीरियस, दे विल लर्न। लेकिन अगर पाकिस्तान जाके कतर में क्या सिखाएंगे? वो रोल्स रॉयस में बैठ के आएगा सीखने के लिए। सो आई डोंट नो अनलेस दे से कि कोई स्पेशलिटीज अगर आप ऑफर कर रहे हैं, सच एज लेट अस से कि वी विल इम्प्रूव योर रेडार सिस्टम्स, या आपकी सैटेलाइट चीज़ें, हम टेक्निकल चीज़ें, तो वो क्या क्या लफ्ज़ है वो, मल्टी डोमेन डिफेंस जो, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। हाँ, तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कोई मिलिट्री के लोग यहाँ आए और पेंटागन में दे मेड ए प्रेजेंटेशन कि हाउ पाकिस्तान का मल्टी डोमेन डिफेंस, हाउ इट वर्कड अगेंस्ट इंडिया. So if the Pentagon is impressed and they want similar thing, multi-domain defense, so it is a difficult thing. देखिए, you share a border with Iran ना, और आपके लिए it can, you don't want to piss them off. ये तो मतलब दुश्मन क्यों मनाओगे, हमें right? So how do you manage? क्यों? जब मुझे एक बात बताएं, जी ईरानी हमारे नारे मारते हैं डॉक्टर साहब, जी, ईरानी हमारे नारे मारते हैं, नारे समझते हैं, हाँ, स्लोगन्स, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने दिन ईरान तेहरान के अंदर रोज लोग इकट्ठे होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान, ईरानी सदर कहीं नहीं गया, पाकिस्तान आके शुक्रिया अदा करने आया, थैंक यू वेरी मच। हमें इस चीज का पता है। आप, मैं वैसे एक बात बताऊं, वन मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तानी जनरल्स आर रियली स्मार्ट गाइस। मतलब हमारी जो जो अभी तक की उनकी गेम है वो इतने कैलकुलेटेड होते हैं, इतने स्मार्टली खेलते हैं। उसमें मुल्क का नुकसान भी कई दफा चीजें हो जाती हैं, वो हर मुल्क को भी डिसीजन करता है, नुकसान उसका हो जाता है। अमेरिका ने बहुत फैसले किए, नुकसान हुए, और भी मुल्कों ने किए। लेकिन एक है अपना दिफा भी मजबूत रखना है, दोस्तों को भी साथ रखना है, डिटर भी करना है, प्रेस्टीज भी अपनी इंप्रूव करनी है, तो अपनी इकोनॉमिक प्रोफाइल भी बेहतर करनी है। तो सारी की सारी चीजें दे डू इट। लेकिन अब मुझे नहीं पता, जो आप बातें कर रहे हैं, जारी बात है चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं, बट समहाउ they have performed, you know, they have worked miraculously. आर यू लिसनिंग? आप ये शो देखें बाद में। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं मुझे? यू आर टेलिंग मी दैट पाकिस्तान जनरल्स आर द डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो सही कह रहे हैं ना, क्या इसमें? वही कह रहे हैं आप। सो दूसरी फौजें नहीं करती, अमेरिकाज मिलिट्री इज नॉट अमेरिकाज डिप्लोमेसी, वो स्टेट डिपार्टमेंट करता है। जो बात है, आप क्रेडिट जो आप अपने जनरल्स को दे रहे हैं वो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट करता है, मार्को रूबियो करता है, जो वो चीज़ें एलाइज को मेंटेन करना, ट्रीटी साइन करना। डॉक्टर जयशंकर करते हैं इंडिया में, जो आप डॉक्टर जयशंकर ने कौन सी डिप्लोमेसी की है मुझे बताएं नहीं ना। कर, यू मे कॉल इट सक्सेसफुल और नॉट, बट ही डज दिस जॉब। देखिए मेरी जो बात, आसिम मुनीर कर रहे हैं वो जॉब मिनिस्ट्री का है। यू आर टेलिंग योर जनरल्स आर डूइंग डिप्लोमेसी। जो हैप्पी मून जैकब ने कहा, अ बोरोड पावर इज नो पावर, ठीक है। तो जो जयशंकर लेके अमेरिका की दी हुई पावर को लेके दुनिया में जा रहे थे, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर, जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जयशंकर को एक जुमला नहीं मिल रहा था। तो जब वो डच जर्नलिस्ट ने पूछा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं तो पता है वो कहाँ है, फॉरेन सेक्रेटरी भाग रहा है। तो मतलब एटलीस्ट द गाइज हु आर, यू नो, पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी है, दुनिया को इस क्लैरिटी का पता है। ये आप जैसे इकोनॉमिक्स है ना, I think we are talking about different things. What I am trying to say is कि you are trying to say कि our generals are doing a great job of diplomacy. मैं उसको agree या disagree नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास डिप्लोमेसी जनरल्स करते हैं, दूसरे मुल्कों में फॉरेन ऑफिस करता है, यही कह रहा हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। हमें जेडी वैंस ने बर्जन स्टॉक में ये कहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये हाई क्लास है। द क्वेश्चन हियर इज कि वी नीड टू गेट द रिजल्ट्स।
हमें इस चीज में नहीं बैठना कि जी डिप्लोमेसी तो जयशंकर कर रहे हैं लेकिन चलती नहीं भी, और जनरल सो द क्वेश्चन इज अगर इसहाक डार एक काम करने की कोशिश करता है और वो नहीं होता, एंड इफ जनरल आसिम मुनीर इज एबल एनफ टू डू इट, तो व्हाई नॉट वी शुड गिव इट टू हिम। See, we will know कि आपकी सक्सेसफुल कितनी रही डिप्लोमेसी. Right now, you are more relevant because you are sucking up to Donald Trump. You are doing what Trump wants you to do, right? अब आप पैनिक कर गए इस चीज पे। नहीं, I'm not panicking. मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा था आपको, बस वो इतना ही था कि आप जो कह रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्ट्रीज करते हैं जो आपकी जनरल्स कर रहे हैं, मतलब दे आर बिजी डूइंग द जॉब ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. यही तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सुनिए आप क्या कह रहे हो. और रोज ये करता हूँ, मुझे आप तो बता रहे नहीं, हैं। मुझे तो बड़ा मेरे साथ तो आपने पहली बार इतना तफसीलन कहा कि भाई हमारे जनरल्स बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर हैं. यही कह रहे हैं आसिम मुनीर इज आवर ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हिच आई फाइंड अम्यूजिंग. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे वो अलग लग रहा है. दूसरी चीज ये है कि देखिए फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है कि अगर India's goal was to isolate Pakistan internationally, उसमें they have failed after Operation Sindoor. इसमें कोई शाद नहीं. तो मैंने खुद लिखा है 2-3 जगह, हिंदू में भी लिखा है, द डिप्लोमेट में भी आई हैव रिटन अबाउट दिस कि यस, बट फॉरेन पॉलिसी का अगर आप कह रहे हैं कि आवर गोल इज टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट आइसोलेटेड, यस दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. But they have been doing that by doing exactly what Jaishankar was doing, which is riding on the piggyback of the US. अगर US आपको नहीं बनाता मीडिएटर, अगर US आपको गाजा बोर्ड पर नहीं लाता तो ये नौबत नहीं आती. So जो बाइडन ने जो इंडिया के साथ किया था कि इतना G20 को हेल्प किया, आपको पता है G20 से के दौरान इनके काफ़ी पंगे हुए. ट्रूडो, बाइडन और मोदी के जो पब्लिक में आए नहीं, बिकॉज बाइडन केप्ट इट अंडर द रैप्स. बाइडन डिडंट वांट टू स्पॉइल इंडियाज G20, राइट. तो द अमेरिकन्स डिड ए ग्रेट जॉब. मतलब आप कह सकते हैं कि 2000 जब से क्या 6 या 7 में जो न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट हुई, वहाँ से लेके अभी तक ट्रंप आने तक 2024 तक अमेरिका डिड ए ग्रेट जॉब ऑफ लिफ्टिंग द US इंडिया को. तो दे 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी. तो सुनिए तो मेरी बात आप always have a democracy. देखिए मेरी जरा सुन तो लेना. A country which already have a democracy, जहाँ पे established system हो और हमारे यहाँ हाइब्रिड हो निजाम, या इसको जो भी आप कॉल करना चाहें, अगर आपने 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 1.25 अरब डॉलर की आबादी होके भी अगर पावर बाय करके अपने आप को रेलिवेंट बनाना है, तो फिर you're not understanding कि नहीं. I don't know what you mean by buying power. What I want to say is कि जो इंडिया का जो let us say इंडिया का स्टेटस ये है, तो जो नरेंद्र मोदी जो और जयशंकर जो अमेरिका के साथ फिर रहे थे, उससे आर्टिफिशियली ऊपर लेवल हो गया. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. यू आर सेइंग दे आर बाइंग. आई डोंट थिंक इट्स बाइंग, बिकॉज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक दे थॉट इंडिया वाज ए ग्रेट एलाई अगेंस्ट चाइना वगैरह. ये सारी चीज़ों की वजह से जो आर्ग्यूमेंट है, जो अभी भी वाशिंगटन में आप जिन लोगों से मिल रहे हो, स्टिमसन सेंटर वगैरह में, दे विल मेक द सेम आर्ग्यूमेंट. अगर आप एलिजाबेथ थ्रेकल का पढ़े, आप जाके फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल, या क्या नाम है उसका जो CNS में जो है, उस खातून का नाम है भूल गया मैं. सो कर्टिस कुछ है, लीसा कर्टिस. हाँ, लीसा कर्टिस. तो इनके जितने भी रिसेंट आर्टिकल्स आए हैं, दे हैव ऑलवेज टॉक के दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. बट देयर वाज नो डाउट कि अमेरिका के पिगी टेल्स पे इंडिया वाज राइजिंग. मतलब ये जो हैप्पी मॉन जेकब ने बहुत क्लियरली लिखा ना कि वी शुड स्टॉप होपिंग कि अमेरिका विल मेक इंडिया ए ग्रेट पावर. Make India a great power is very different from making India relevant. India is relevant whether Donald Trump likes it or not. It is still the 6th biggest economy. It is still a major economy in the world. अभी भी foreign trade agreement सारे के साथ. पाकिस्तान का ये जो हुआ कि it has become because of this master stroke जो कहते हैं आसिम मुनीर ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया. So that is the key. अभी शायद मेरे ख्याल से फॉरेन अफेयर्स में भी एक आर्टिकल आया था इसके बारे में. आई डिड नॉट रीड दैट. डॉक्टर साहब, एक अगर मैं जस्ट टू ऐड अ पॉइंट ऑन इट,
जनरल माइकल कुरेला ने जी हाँ। बहुत पहले कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप से तो मुलाकातें बाद में हुई ना। हाँ, जब आपने वो टेररिस्ट को पकड़ के दिया था उनको। जी, वो जो जो बंदे थे, वो जी उससे भी पहले की बात है कि जी। जब माइकल कुरेला जो था, उसने कहा कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आइदर और। मेरी ये असेसमेंट है, लोग इससे डिसएग्री करते हैं, मैं वॉशिंगटन में भी बहुत सारे लोगों को मिला हूं और बात होती है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रंप एनी मोर। ट्रंप का थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है कि वो एक बंदे को पसंद करता है और उसको पसंद करता रहता है, और वो आई लाइक हिम एंड आई लाइक हिम, जैसे वो टर्किश प्रेसिडेंट को कहता है और बहुत सारे लोगों को कहता है। लेकिन मेरी जाती राय इसमें ये है कि दिस इज बियॉन्ड ट्रंप। इसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका के ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है खत्ते में, उससे लिंक्ड है, और मेरी एक जाती राय है। और वो इसे होल ऑफ रीजन वो देखते हैं। वो उनको कोई इंडिया से कोई, लेकिन ट्रंप का अपना प्रॉब्लम था, वो समझता है मुझे अब्यूज करते हैं, इन्होंने हमसे टैरिफ लिए हैं, हमें ये किया है वो किया है। सो द थिंग इज के देखिए, दो चीजें हो रही है ना कि एक तो एक इंडिया इज रिएक्टिंग टू ट्रंप। सो इट इज नॉट के मतलब हर चीज इंडिया की तरफ से वैसे ही नहीं है जो बाइडेन के अंडर था। सो इंडिया इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रिएक्ट टू ट्रंप इन सम वेज और द अदर। तो ये जो फासले बढ़ रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में, उसमें इंडिया का भी हाथ है इन मूविंग अवे फ्रॉम दैट। लेकिन जो कुरेला है, कुरेला का जो आप जो सेनेट ब्रीफिंग की बात कर रहे थे, दैट सेनेट ब्रीफिंग हैपेंड जस्ट बिफोर ही रिटायर्ड एंड दिस वाज आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारे इन काउंटर टेररिज्म। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया वाज ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जनरल कुरेला ने आके सेनेट में कह दिया कि पाकिस्तान इज आवर पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। तो उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप और बाद में जो दूसरे अमेरिकन ने वो लफ्ज़ फ्रेज यूज़ किया कि पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, ये तो पुरानी बात थी ना, जब 9/11 के बाद से भी यही मंत्र था। तो दैट इज समथिंग दैट कुरेला, बट कुरेला वॉज इन, आप कौन से कमांड के अंडर था विच कमांड इज दैट? सेंटकॉम है। तो कुरेला जो थे सेंटकॉम के वो जनरल थे, बट ही वाज जनरल एट द टाइम ऑफ बाइडेन आल्सो, बट हिज इन्फ्लुएंस ऑन बाइडेन वाज जीरो। जो बाइडेन ने आपके बारे में कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑन अर्थ, दैट वाज बिकॉज ही वाज नॉट लिसनिंग टू कुरेला। उसकी वजह ये है कि बाइडेन 50 साल से अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और वो अपने दिमाग फिक्स करके बैठा हुआ था दो हाँ, बट टाइम। व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज कि जो 50 साल से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एम्बेडेड था, ही थॉट कि पाकिस्तान वाज नॉट अ सेफ कंट्री। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। हालांकि आपकी इतनी अच्छी ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के, 1948 से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ना अमेरिका से ड्यूरिंग द एंटायर कोल्ड वॉर। वो है जिसने जल्दी से अफगानिस्तान से निकला, उसके प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे हैं, और उसको हाँ, जो देखिए बट ही उसको डिड नॉट, ही देखिए, he didn't utter a single word against Pakistan इट anyway. इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वाई। मैं वाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इट्स लाइक सेइंग के लेट अस से कि जब से आप अमेरिका आए हैं मैं आपके साथ एक भी शो नहीं किया। देयर कैन बी मेनी रीजंस वाई, बट द फैक्ट के शो नहीं किया, जब आप पाकिस्तान में होते हैं मैं शो करता हूँ। सो देर दैट इज ऑल आई एम सेइंग कि जब बाइडेन वाज प्रेसिडेंट वो तो बात भी नहीं किया। इमरान खान लटक गए बेचारे कि एटलीस्ट फोन तो कर ले। डेमोक्रेसी प्रमोशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ही डिड नॉट इनवाइट इमरान खान फॉर द डेमोक्रेसी। वो आया भी नहीं, उसने कहा हम फोन पे। ही वॉज नॉट इवन इन्वाइटेड यार, मतलब वो खुद से कैसा आ जाते बगैर इनविटेशन के। उसको उन्होंने कहा कि तुम वीडियो पे काम दे दो, मैंने वीडियो पे काम भी नहीं देना, मतलब वो इस तरह की बात हुई थी। He was not invited to the conference. He उनको कहा कि अगर आपको वीडियो पे करना है तो कर लें, but he was not invited. हाँ, That was a straight up insult यार, क्या बात कर रहे हो? That was an insult for somebody who was supposed to be an ally. हाँ, But what I'm trying to say is कि the change happened in 2024, and I am willing to agree with you कि it happened before Operation Sindoor. लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, आपने एक बात की कि इंडिया भी अमेरिका से पीछे हो रहा है और इंडिया रिएक्ट कर रहा है। Yeah. ये, लेकिन मैं आपको आपका ही एक आर्गुमेंट देना चाहता हूं जो आपने कुछ अर्सा पहले कहा, और इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया क्यों रिएक्ट कर रहा है? Because Trump is pushing it away. नहीं, बिकॉज इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लिंक कर दी है अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ। हाँ, वो तो खैर वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है। मेरी बात तो सुनिए ना,
अब जब आप अपने डिफेंस को एंड फॉरेन पॉलिसी को आप अपने इलेक्टोरल गोल से लिंक कर देंगे, तो देन जब इस तरह की ट्रम्प जैसा बंदा बोलेगा, तो फिर तो आपने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बचानी है, तो हल्का फुल्का तो रिएक्ट करना है। आप बाकी की तरफ आ जाएं, तो जो राम माधव यहाँ पे हैरिट इधर कह के गया था कि भाई हमने सारा कुछ तो कर दिया और क्या करें, तो मतलब वो तो सारा कुछ मोदी की फॉरेन पॉलिसी को लेटा के चला गया था भाई। तो सी मतलब वो भी एक चीज तो देखिए, अगर इफ यू फुल्ली से के it is not about electoral politics, it is about promoting Modi now. It is not just about, मतलब इंडिया तो, मैं तो ये तो साफ कहता हूँ कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो पब्लिसिटी वाले बन गए हैं, मोदी का इमेज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेशल्स का जो तमाशा हुआ, इट वाज लाइक अ स्टूपिड थिंग। वो स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है। वो पूरी पॉपुलेशन उस मुल्क की 1,20,000 है। उस मुल्क में जाके मोदी के पास वक्त था वहाँ जाने के लिए, मणिपुर जाने 1.5 साल नहीं था। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बीइंग ruined by मोदी पिछले 3-4 साल, खासतौर से 2023 के बाद से। देखिए, अगर आप पॉपुलैरिटी चार्ट अगर देखें डॉक्टर जयशंकर का, तो 23 के बाद से तो डाउन ही है ना। मतलब ऐसे कोई कमाल नहीं करे उन्होंने। हीज बेस्ट ईयर्स वेयर आई थिंक 2022 एंड 2023 के थोड़ा वक्त तक, G20 तक। बट व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग इज के अगर कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास से आ रहा है, कि जो मैंने भी लिखा है कि पाकिस्तान राइज इन फॉरेन पॉलिसी हैपन बिफोर ऑपरेशन सिंदूर बट आफ्टर ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट। और द टर्निंग पॉइंट वाज कि ट्रम्प ने जो फरवरी में, देखिए जनवरी में उसने स्वेरिंग 20 को, फरवरी में उसने वो क्या कहते हैं, वो स्टेट ऑफ द यूनियन टाइप लेक्चर दिया था, याद है आपको, फरवरी, जिसमें उसने पाकिस्तान को शुक्र अदा किया, थैंक किया पाकिस्तान को। पहला काम उन्होंने किया कि सारे फॉरेन अफेयर्स, सारे फॉरेन एड बंद कर दी थी, याद है आपको, आते ही, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान को पैसे दिए 450 मिलियन फॉर द F-16। ऑल ऑफ दैट वाज बिकॉज के ट्रम्प को फरवरी ही में वो बंदा मिल गया था जो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेररिस्ट अटैक ऑन US, वो एयरपोर्ट पे, जो क्या कहते हैं उसको, काबुल एयरपोर्ट गेट कुछ कहते हैं उसको। तो वो जो काबुल एयरपोर्ट पे जो बमबारी हुई थी, सुइसाइड बॉम्बिंग, तो उसके आर्किटेक्ट को पकड़ के आसिम मुनीर ने हैंड ओवर कर दिया था US को, एक्स्ट्राडाइट कर दिया ना बाकायदा। सो यस, ही वाज हैप्पी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। देखिए, इनफैक्ट आप, यू शुड प्रॉब्ली गो एंड डू एन आर्टिकल इन व्हाट हैपेंड इन फरवरी ऑफ 2025। फरवरी 2025 में इंडिया भी बड़ा खुश हो रहा था कि सबसे पहली मीटिंग जो मार्को रूबियो की है, वो डॉक्टर जयशंकर से हुई। विद इन लाइक 5-10 मिनट स्वेरिंग इन होने के बाद पहली मुलाकात जयशंकर से हुई, और पहली मीटिंग उनकी क्वाड की थी, राइट। तो इनफैक्ट मैं भी समझा कि कंटिन्यूटी है। आई मीन पूरा का पूरा, हमको मई के बाद से ज़रा सवाल मैंने करने, शो में अगर आप जाके देखें, मई जून के बाद से मैं पूछने लगा कि व्हाट इज हैपनिंग विद क्वाड। और फिर धक्का तो अगस्त में लगा ना, जब 50% टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस किया, तो अगस्त में एकदम पब्लिक को पता चल गया। बट आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही पता चल गया था, जब इन्होंने मोदी को बुलाया ही नहीं फॉर द इनॉग्रेशन। कितने बार आए थे जयशंकर इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप देखें 10 दिन रहे थे इधर वॉशिंगटन में। 10 दिन मेरा ख्याल है रहा था। आखिरी जो था, जैक सलिवन से मुलाकात की, जैक सलिवन से मुलाकात, ये वो, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इनविटेशन टू मोदी। दैट इज व्हाट इट वाज, कि प्लीज दे दो, रुखा दो, वो ही चाह रहे थे, नहीं दिया। ट्रंप ने सबसे पहले इनविटेशन शी जिनपिंग को दिया, याद है आपको, खुद फोन करके दिया उसने, राइट। बट ही डिड नॉट इनवाइट मोदी। एंड वहीं से मुझे लगता है कि, देखिए, हमको तो दूर से नजर आ रहा ना कि ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, लेकिन इफ यू आर जयशंकर एंड इफ यू हैव ट्राइड 3 or 4 times, कि आप जैसे जितने बार भी आप रूबियो से मिल रहे हो, जितने बार भी आप दूसरे बंदों से मिल रहे हो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड यू आर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट कि प्लीज इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी, और दे आर सेइंग, I don't know, they are not going to say no, they said we'll get back to you, ऐसे ही कुछ जवाब दिया होगा ना। तो उनको तो जब ही अंदाज़ा हो गया होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अंदाज़ा हो गया होगा कि there is something black in the दाल, जैसा बोलते हैं, दाल में कुछ काला है उनको फरवरी से। हमको तो बाद में पता चला, एंड फॉर द पब्लिक इट बिकेम ऑब्वियस इंडिया में अगस्त के बाद,
जब टैरिफ्स लगे 50%। बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि देखिए, मैं स्टेट कैपेसिटी की भी बात करता हूँ और गवर्नेंस, दोज थिंग्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। जो मैं शुरू से पिछले 1.5-2 साल से जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि दे आर प्रमोटिंग मोदी, ये सारे के सारे देखिए 40 साल के बाद नॉर्वे गया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। दैट इज बिकॉज नॉर्वे इज नॉट इम्पॉर्टेंट यार। इट इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ मोदी के 40 साल के बाद नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर फेल द नीड टू गो टू नॉर्वे। ये गए अवार्ड लेने के लिए ताकि वो अपने घर में जो अंधभक्त बेवकूफ़ हैं वो समझे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। They are not giving these awards to anybody यार। So what I am trying to say is कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हम कह रहे थे कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अब वो बीजेपी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व की भी प्रमोट, मोदी को ही प्रमोट कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 2 years। वो मेलोडी का देखो तमाशा जो इन्होंने किया, इंडिया के टीवी चैनल्स भी इसी में लगे हुए हैं ये कि मोदी को प्रमोट करें। वो अब वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उनका मजाक उड़ा के ना पूरा तितर बितर कर देना चाहिए था मीडिया को, हवा उतार जाए, उल्टा वो लाइक भगवान की तरह ट्रीट करने लगे हैं। सो दिस इज गोइंग टू हर्ट इंडिया बिकॉज आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में स्काई टीवी ने कितना मजाक उड़ाया मोदी का, और अल्बनीज का भी काफ़ी मजाक उड़ाया, और इंडिया के वो कांग्रेस के लीडर्स ने तो वो शेयर भी कर लिया अपने सोशल मीडिया पर। सो यस, आई थिंक के यस योर आसिम मुनीर इज डूइंग ए बेटर जॉब देन डॉक्टर जयशंकर इन द लास्ट 2 years। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो मैंने खुद लिखा है, हिंदू में भी लिखा है मैंने। अच्छा, हिंदू में तो मैं तो आई वेंट इवन फर्दर देन व्हाट यू आर सेइंग कि मैंने कहा कि जो मिडिल पावर और जो ग्लोबल पावर के बीच में जो गैप्स होते हैं वो डिप्लोमेसी से भी भर है, सॉफ्ट पावर से इज पाकिस्तान ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप। याद है आपको, हिंदू में आया था मेरा वो आर्टिकल। सो यस, सो बट आई ऑल्सो मतलब फ्रॉम ए गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि आई वॉज वेरी अपसेट कि मोदी वॉज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड बट नॉट टेकिंग केयर ऑफ मणिपुर। तो आई फाइंड दैट आई फील कि वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है कि आपका दैट इज योर प्रायोरिटी भाई, ये आपका मुल्क, ये नहीं कि आप जाके मेलोनी के साथ मेलोडी खाए। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा वैसे आपसे एक क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, एकेडमिक है, क्वेश्चन ऑफ फॉर लर्निंग। जैसे अभी कश्मीर की आपने शुरू में कहा जी कि मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, जैसे कश्मीर में आजकल पाकिस्तान में ये चल रहा है, जी हाँ, 20 लोग मारे गए। जो द सिचुएशन इन कश्मीर इज के वो डिक्टेट कर रहे हैं, देयर आर पीपल हु आर आउट ऑफ द पावर, देयर आर पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे आर डिक्टेटिंग द गवर्नमेंट कि आप वो करो जो हम कहते हैं। एंड गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि यस वी कैन डू इट, कुछ चीज़ें की हुई हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा यस वी कैन डू इट बट द ओनली वे इज दैट यू हैव टू बी लेस हॉकिश, एंड इवन लेस हॉकिश को भी छोड़ दें, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टेक ए कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। आपको असेंबली में आके चीज़ें करनी चाहिए, ना कि आप बाहर बाहर से ही फसाद फंडा करें। तो जो पंगा जो उनके साथ है वो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी जो है। हाँ, तो जो जैक है ना, वो जम्मू कश्मीर, उनका शिकायत ये है कि जो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, याद है आपको, एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर्स आए थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने दे हैड ए कंप्लीट अग्रीमेंट। तो उस अग्रीमेंट में ये जो रेफ्यूजी के जो 12 सीटें हैं उसको फिक्स करना था, लेकिन उसको फिक्स यू कांट फिक्स इट विदाउट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं उसके लिए। वो ये लोग नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट। जैसा आपने खुद कहा, वो बाहर, तो आप वो जॉइंट जम्मू एक्शन कमेटी की तो नहीं कह सकते कि तुमने क्यों नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो आपकी सरकार को करना चाहिए जिसने प्रॉमिस किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली, और वैसे आप जो बात कर रहे हैं वही बात अब बीजेपी कह रही है अबाउट जंतर मंतर, कि आप बाहर बैठ के हमको डिक्टेट कर रहे हो कि मिनिस्टर को रिजाइन करें, रिफॉर्म्स करें। दे आर डिमांडिंग दैट, दे आर मेकिंग द सेम डिमांड्स कि आप चेंजेस करवाएं गवर्नमेंट में। तो ये जो चेंजेस उन्होंने डिमांड किए, आप जाके देखें, देर आर नॉट वेरी बिग। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये 12 सीटों की वजह से, उनका कहना है
कि क्योंकि ये 12 सीटें और रेफ्यूजीज कहकर बेसिकली बाहर वाले जीत रहे हैं सीटें, यही कह रहे हैं ना वो। और इसके वजह से जो फेडरल पार्टीज हैं, जैसा कि पीएमएन क्या है वो, वॉट एवर नून कहते हैं ना जो, और पीपीपी है, they are dictating the local agenda, or locals are not able to make their own agenda. That is their whole शिकायत autonomy की बात है। and I think it should not be a, मतलब पाकिस्तान का national interest is not served by not making that change. लेकिन देखिए अभी तो देखें, आई कंसिडर दिस, जो अभी हो रहा है ना, ये तो म्यूटनी हो रही है, एंड टू म्यूटनी यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज पर द फ्रेमवर्क जो होता है। और मेरा ख्याल है कि इस पे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि आज ये जो लोग हैं, दे वो 10,000 हैं, 5,000 हैं, 20,000 हैं, जो भी हैं, द क्वेश्चन इज कि वो समझते हैं कि हमें ये बाहर से आके ये कश्मीर, हम कश्मीरी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये हमें डिक्टेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान कंट्रोल्स द एंटायर टेरिटरी। तो मुझे लगता है कि अभी तो उनकी बात ये नहीं सुनी जाएगी। उनको वो द बेस्ट थिंग दे कुड हैव गॉट इज सिटिंग ऑन द टेबल, और उनको सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिल जानी थी। लेकिन उन्होंने उनको जब उनकी बिजली सस्ती कर दी गई, आटा सस्ता कर दिया गया, तो क्योंकि वो आटा उनको पाकिस्तान पंजाब से आता था, तो उन्होंने सोचा कि हम सारा कुछ करवा सकते हैं डिमांड्स करके, वो करके। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका एक होता है कि एक दो चीजें कर ली, फिर आप पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार करें, पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज करें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज नॉट इंटरेस्टेड कि इस तरह के रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क भी ये चीजें Yeah, but you are going to get stuck with a problem ना, it is not going to go away. yes, आप जितने लोगों को मारेंगे और सिर्फ पुलिस वालों आपके को मार पास, रहे हैं डॉक्टर साहब, वो क्रॉस फायरिंग हो रही है, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। आज तो एक भी पुलिस वाला नहीं मारा गया, आज तो आज नहीं, कुछ जख्मी हुए होंगे, लेकिन पहले आज जो इससे कुछ पहले जो हुआ नहीं, बट उस द थिंग इज इतना क्विकली कैसा, मतलब दे आर रिजॉर्टिंग टू सच फेटल शूटिंग इज समथिंग वेरी सीरियस टू नहीं, वो कंसिडर। मेरा ख्याल है होता ही है डॉक्टर साहब कि ये इनका, मेरा ख्याल है जो मुझे समझ लगी आज, क्योंकि मीरपुर में इलेक्शन हो रहे थे, तो दे थॉट कि हम इस इलेक्शन को हाईजैक कर लेते हैं, इसको जाके हम वहां पे सेंट्रल नहीं, किसी बाइकआउट करवाना चाह रहे थे वो हाँ, इलेक्शन। शहर में बैठ जाएंगे, सेंटर ऑफ द सिटी में बैठ जाएंगे, और बैठ के हम कहेंगे जी, धरना दे देंगे जी, लोग तो ये है, तुम किस चीज के वोट दे रहे हो ना, दैट्स अ पॉइंट। अब वो दूसरी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, तो एक मतलब अगर फॉर एग्जांपल 10,000 बंदा है, तो 2,000 बंदा सड़क पे निकला हुआ है, 8,000 बंदा जो है वो इलेक्शन वोट डाल रहा है या अपनी लाइफ गुजार रहा है, तो वो कह रहे हैं हम तो सिस्टम को नहीं रोकेंगे। बहरहाल ऑब्वियसली दीज ऑप्टिक्स आर नॉट गुड, इनको रिजॉल्व होना चाहिए था और होना होगा। देखिए, लेकिन मैंने जब कहा कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर डोमेस्टिक सर्विस, यस जिस यस, पे आप थोड़े नाराज हो गए, नहीं बट नहीं, मुझे ये बताएं कि हाँ, जो फॉरेन कंट्रीज हैं दे विल आल्सो थिंक लाइक दैट कमर, ये बिल्कुल याद रखें आप। दे कांट सीम टू टेक केयर ऑफ देयर इश्यूज एट होम, how can they be a reliable partner is what they would think. Why would you assume कि they are a reliable partner? अगर फॉर एग्जांपल, अगर 1980s में देखिए आप, जब पंजाब में इंडिया के साथ चल रहा था, राइट, खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंसर्जेंसीज वगैरह थे। सो इफ़ यू आर ए फॉरेन पावर एंड यू आर लुकिंग फॉर India as a security guarantor or some kind of a security partner, you would say यार ये अपना ही सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर सक रहे तो हमारा क्या मैनेज करोगे, डॉक्टर साहब, राइट? वो आपकी बात सही है। मैं अभी अगले दिन यहाँ पे किसी को मिल रहा था, तो मैंने कहा जी आप किससे पाकिस्तान में बात करना पसंद करते हैं, तो हमने कहा, उन्होंने कहा जी हम उससे बात करना चाहते हैं दोज हु आर इन पावर, हमें हमें स्ट्रगलिंग लोगों की कोई जरूरत नहीं है। I mean, रावलपिंडी नॉट इस्लामाबाद, आई एग्री, बट मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मुझे कोई जनरल दें आपका जिससे मैं शो कर सकूं। वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं इतने सारे जनरल्स हैं आपके पास, लाइक हु शुड आई रीच आउट टू? जो रिटायर है वो तो इन सर्विस वाले तो बात नहीं करेंगे। Generals, you should try to any one of those who are interested to talk, because हर बंदा जो होता है वो पहले वो जारी बात है, पाकिस्तानी जनरल्स little cautious in talking to media normally. They don't talk to media first. आफ्टर रिटायर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बड़े कम लोग होते हैं, बहुत कम, बिकॉज उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, लाइक अदर देन इंडियन जनरल्स। वो बिल्कुल वो किसी से बात नहीं करते, वो अपने वो इंटरनेशनल नहीं, वो पाकिस्तानी मीडिया से भी बात नहीं करते, वो
वो किसी से नहीं बात करते। लाइक आई इवन का मतलब मैं जो मेरे मेरे दिमाग में जो नाम आ रहे हैं दे आर ओनली जो आपके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे, या एक आध मतलब आईएसआई के जनरल हामिद गुल वगैरह ऐसे नाम याद ये आ रहे नहीं हैं। सामने आते हैं, दे नेवर कम आउट, दे नेवर स्पीक, दे नेवर मीट पीपल। बहुत कम, वो बड़ा रेयर लोगों को मिलते हैं। मैं भी, क्योंकि मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो आई नो कि वो नहीं मिलते किसी को भी। वो अपनी दुनिया में है, ये नहीं है कि वो आइसोलेशन का शिकार है, लेकिन वो मीडिया से तो बिल्कुल बात नहीं करते, और ना ही वो लिखते हैं, ना ही वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो फिर दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो चले, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच, मच। लंबा हो गया ये बहुत। हाँ, चले बहुत बाय।